तो अब हम शुरू करते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे अबाउट कंडक्टर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहली चीज़, हम कंडक्टर किनको कहते हैं? मेटल जो होते हैं उन्हें कंडक्टर कहते हैं, क्योंकि उनके आउटर इलेक्ट्रॉन्स यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके फ्री होते हैं और वो मटेरियल के अंदर कहीं भी घूम फिर सकते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री विद इन द मटेरियल बट नॉट फ्री टू लीव द मेटल। अब एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो हमेशा ज़ीरो रहता है, क्योंकि सारा चार्ज जो है वो सरफेस पे लाया करता है। द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन। इसीलिए क्या होता है, हम सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर बोलें या शेल बोलें, दोनों के लिए हमें रिजल्ट जो मिलते हैं वो एक जैसे मिलते हैं। हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैट्स में कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर और अ शेल, दोनों के रिजल्ट जो थे वो सेम थे, क्योंकि आपके सॉलिड हो या हॉलो हो, आपका जो चार्ज है वो मेटल के केस में, कंडक्टर के केस में वॉल्यूम के अंदर नहीं रह सकता, वो सरफेस पे ही लाया करेगा। इसलिए आपको एक जैसे रिजल्ट वहां पर देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है वो हमेशा नॉर्मल टू सरफेस होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई ना कोई कंपोनेंट सरफेस के अलोंग आएगा, और अगर ऐसा होगा तो कोई ना कोई वर्क डन और पोटेंशियल डिफरेंस हमें अलोंग द सरफेस मिलेगा, जबकि मेटल की सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस मानते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर कैविटी। कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर जिसमें कि कोई चार्ज नहीं है, यानी आपका कंडक्टर है उसमें कैविटी है लेकिन कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो ऐसे केस में आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द कैविटी वो ज़ीरो होगा, चाहे उसका साइज और शेप कुछ भी हो, और हमारे कंडक्टर पर चाहे कोई भी चार्ज हो और हमने उसे किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में रखा हो। अगर हम कंडक्टर को चार्ज करते हैं या उसमें चार्जेस इंड्यूस भी होते हैं, अगर वो न्यूट्रल कंडक्टर है बाय एन एक्सटर्नल फील्ड, तो भी वो सभी चार्जेस जो हैं वो केवल उसके आउटर सरफेस पे रहेंगे। कंडक्टर की कैविटी में जो है वो हम कहेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि बाहर कोई भी चार्ज हो और कोई भी फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो, कैविटी जो है कंडक्टर में वो हमेशा शील्डेड रहती है फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी कहते हैं, और इसी की वजह से कैविटी में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो मिलता है। मतलब अगर हमने कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं रखा है तो कंडक्टर के साथ बाहर कुछ भी होता रहे, आपकी कैविटी में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहेगा। यहाँ हमने कुछ सिचुएशंस हैं जो दिखाई हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनसाइड द कंडक्टर ज़ीरो है, बाहर आप उसको किसी फील्ड में रखते हो, उस पर चार्ज इंड्यूस होता है, तो भी आपकी जो कैविटी है वो इंटैक्ट रहेगी, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो बना रहेगा। अब यहाँ पर हमने दूसरा केस लिया है। इस केस में कैविटी जो है कंडक्टर के अंदर उसमें चार्ज है, तो अगर इसमें चार्ज है तो डेफिनेटली इसकी वजह से चार्ज इंड्यूस होगा, और चार्ज जो है वो कैविटी की बाहर वाली सरफेस पे भी इंड्यूस होगा और कंडक्टर की अंदर वाली साइड पर भी इंड्यूस होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं तो इस गॉसियन सरफेस के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ज़ीरो। यानी कैविटी से लेकर आपकी आउटर सरफेस तक के बीच में जो मटेरियल पार्ट है यहाँ पर आपका कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप अगर यहाँ पे गॉसियन सरफेस लेते हैं तो आप कहेंगे, अंदर वाली बात करें तो माइनस क्यू और प्लस क्यू नेट चार्ज क्या हो गया? ज़ीरो। तो चार्ज इनक्लोज ज़ीरो, तो कोई भी फ्लक्स नहीं, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। और अगर हम बाहर वाले की बात करें तो बाहर वाले में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो गॉसियन सरफेस के लिए कैलकुलेट किया है जो अंदर बनी हुई है, इसमें इसका कोई चार्ज इंक्लूड नहीं हो रहा है। अगर हम बाहर वाली सरफेस से बात करें और हम अंदर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? ज़ीरो, क्योंकि अंदर कोई चार्ज एनक्लोज हो ही नहीं रहा। जो भी चार्ज डेवलप हुआ वो यहाँ सरफेस पर आपके डेवलप हुआ है। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्जेस ऑन द इनर सरफेस ऑफ कंडक्टर नलिफाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज ऑल द पॉइंट्स आउटसाइड द इनर सरफेस। तो यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको इनर सरफेस का जो चार्ज था इसने नलीफाई कर दिया। इसी तरीके से हम बात करें आउटर सरफेस पे जो चार्ज डेवलप हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्जेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर इज ज़ीरो फॉर ऑल पॉइंट्स इनसाइड द आउटर सरफेस सेपरेटली। यहाँ जो आउटर सरफेस पे चार्ज डेवलप हुआ है इसके कारण भी अंदर वाले किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी दोनों तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली क्या आ रहा है? ज़ीरो। तो यहाँ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एक चार्ज कंडक्टर है जिसमें कि चार्ज प्लस Q1 है बाहर की तरफ, और कैपिटल Q चार्ज जो है वो हमने उसकी कैविटी के अंदर रखा है। अगर हम ये मान लें कि कैपिटल Q चार्ज जो है वो A है, तो इसके कारण इंड्यूस चार्ज माइनस Q होगा ऑन द सरफेस ऑफ कैविटी, उसको हम मान लेते हैं B। तो चार्ज ऑन सरफेस क्या होगा?
तो प्लस Q1 पहले से था, माइनस Q यहाँ इंड्यूस हुआ तो यहाँ प्लस Q इंड्यूस होगा। तो Q प्लस Q1 आपका चार्ज हो जाएगा बाहर वाली सरफेस पे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए पॉइंट P पर तो ये कितना आएगा, 0। अगर हम स्पेशल केस देखते हैं जिसमें कि एक स्फेरिकल कैविटी प्रेजेंट है एक स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर और चार्ज हमने उसके सेंटर पे रखा है, तो क्या होगा, फील्ड इनसाइड जो कैविटी होगा वो केवल और केवल चार्ज ए के कारण होगा, और जो नई फील्ड लाइंस हैं वो ऑलरेडी क्या होंगी, परपेंडिकुलर टू बी एंड ई। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी क्या हो जाएगा, 0। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ अगर आप चार्ज रखते हो तो कैविटी में रखे हुए चार्ज के कारण ही कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। कंडक्टर में बाहर आप जो भी करते हो उसका इफेक्ट कैविटी के ऊपर नहीं आता है, और कैविटी में रखे हुए चार्ज के कारण भी विद इन द मटेरियल जो हम कहते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0। वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ऐसे कई सवाल हमसे बनते हैं जिनमें वो कहते हैं कि हमने कैविटी में रखे हुए चार्ज को डिस्प्लेस किया है, तो अगर चार्ज को आप डिस्प्लेस करते हो तो इससे केवल क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो बी पर है केवल वो अफेक्ट होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट सी जो है वो अनअफेक्टेड रहता है। इसके अलावा कंडक्टर की थ्योरी में जो एक पैरामीटर और हमसे पूछा जाता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, जब हम कंडक्टर की सरफेस पर ही चार्ज रखते हैं तो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, इस रिपल्शन के कारण फोर्स पर यूनिट एरिया एग्जिस्ट करता है। इस फोर्स पर यूनिट एरिया की वैल्यू ऑन अ चार्ज कंडक्टर ड्यू टू इट्स ओन चार्ज होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, क्योंकि हम एक कंडक्टर के लिए मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। कंडक्टर्स के केस में एक फेमस केस और है जो हमसे क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि दो पैरेलल प्लेट आपको रखी हैं और उनको हमने चार्जेस दिए हैं, तो फाइनली हमें बताना है कि हर प्लेट पर चार्ज कितना होगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं दो कंडक्टिंग प्लेट हैं ए और बी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ए को चार्ज दिया है Q1, बी को चार्ज दिया है Q2। हमसे पूछा है कि इन पर क्या चार्ज होगा, तो चार्ज का अरेंजमेंट आप यहाँ देख सकते हैं। ये अरेंजमेंट कैसे होता है, इसके लिए दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। एक तो जो सरफेसेस एक दूसरे को फेस कर रही हैं उन पर हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता है, जैसे यहाँ Q1 माइनस Q2 बाय 2, तो यहाँ माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाय 2 उन सरफेसेस पे जो एक दूसरे को फेस कर रही हैं। दूसरी बात, हमेशा जो आउटर फेसेस होते हैं जैसे यहाँ और ये, इन पर ये जो दो लास्ट प्लेट्स होती हैं इन पर हमेशा कैसे चार्जेस आते हैं, इक्वल। तो इसके क्वेश्चन में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आमने सामने वाली प्लेट्स जो हैं उन पर आपको इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज रखना है, और फाइनली आपके कॉम्बिनेशन में 2 हो 4 हो 6 हो कितनी भी प्लेट्स लगी हों, जो फाइनली जो आउटर सरफेसेस वाली प्लेट्स हैं उनके लिए आपको चार्ज हमेशा इक्वल करना है। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है 3 लार्ज मेटालिक प्लेट्स हमारे पास हैं, एक पर चार्ज है -Q, एक पर 3Q और एक पे Q। हमें फाइनल चार्ज ऑन द सरफेसेस जो है वो डिटरमाइन करना है। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, हम जो पहली प्लेट है उसके अंदर एक पॉइंट P ले लेते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया कि एक पॉइंट P है, हम मान लेते हैं -Q में से यहाँ पर +x चार्ज है। अगर यहाँ +x चार्ज है तो -Q में से -x सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इधर -Q -x चार्ज हो जाएगा। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि ये इनसाइड द कंडक्टर है। तो यहाँ पे किस किस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक तो -Q -x बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, 3Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट एंड Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। इन सब के कारण, पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमें मिलेगा -5/2। इसका मतलब यहाँ हमारा -5/2 चार्ज है, यहाँ -5/2 चार्ज है, तो यहाँ पे कितना हो गया, सॉरी -5Q/2 चार्ज है, तो यहाँ -5Q/2 है हमारा, तो इधर आ जाएगा 3Q/2 प्लस का, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 3Q/2 प्लस का। इधर -5/2Q है तो यहाँ पे कितना होगा +5/2Q। अब इधर कितना होगा, 3Q में से माइनस कर देते हैं 5/2 को, तो यहाँ बचेगा हमारा Q/2, यहाँ Q/2 तो यहाँ -Q/2। तो देखिए Q में से Q/2 इधर है, तो इधर कितना आना चाहिए 3Q/2। तो इस तरीके से हमने सभी प्लेट्स पे चार्ज निकाल लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि दो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स हैं जिनके रेडियस r और 2r हैं, चार्जेस -Q एंड 3Q हैं। क्वेश्चन में पूछा है कितना चार्ज है जो अर्थ में चला जाएगा अगर हम इनर शेल को ग्राउंड कर देते हैं। तो देखिए हम मान लेते हैं कि चार्ज ग्राउंड में जाने के बाद में जो इनर शेल था उस पर चार्ज रह जाएगा x, और क्योंकि अंदर वाली सरफेस को हमने ग्राउंड किया है तो उस पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 0।
तो पोटेंशियल क्या होता है स्फेरिकल शेल का, के क्यू बाय आर। तो यहाँ चार्ज है के एक्स अपॉन आर और बाहर वाले के कारण के इंटू 3Q अपॉन 2R। ये सब मिला के कितना होना चाहिए 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा -Q/2। तो हमारे पास पहले कितना चार्ज था -Q, उसमें से कितना रह गया -Q/2। तो कितना चार्ज है जो ग्राउंड में चला गया -Q/2। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।